आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल की, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुए मतदान की, देखेंगे राहुल के महाराष्ट्र मिशन को, खड़गे के जगदीप धनखड़ को पत्र को, जानेंगे सेबी चीफ के खिलाफ कार्रवाई को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे सोनम वांगचुक के मोदी सरकार को अल्टीमेटम को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नितिन गडकरी के बयान से गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री बोले विश्व गुरु बनने की होती है बात, इसके लिए पहले खुद में लाना होगा बदलाव। चुनाव से पहले महाराष्ट्र पहुंचे पीएम मोदी, कई योजनाओं का किया शुभारंभ, 56,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। संजौली मस्जिद मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिमला कोर्ट ने दिया मस्जिद के 3 फ्लोर हटाने का आदेश, अवैध निर्माण पर था विवाद। दिल्ली में राजनिवास के बाहर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, हिरासत में लिए गए मंत्री सौरभ भारद्वाज और बस मार्शल एलजी विनय सक्सेना से मिलना चाहते थे। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया है। जम्मू कश्मीर में पहले ही वोटिंग हो चुकी है। चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन वोटिंग के तुरंत बाद डीबी लाइव ने एग्जिट पोल किया। तो एग्जिट पोल में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किस दल की बनती दिख रही है सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में वोटिंग समाप्त हो गई है। अब किसकी सरकार बनेगी इसका इंतजार हो रहा है। चुनाव नतीजे तो 8 अक्टूबर को सामने आएंगे, लेकिन हम इससे पहले ही आपको बता रहे हैं कि वोटिंग के दिन जनता का मूड क्या रहा। डीबी लाइव ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में पूरी कवरेज के साथ इलेक्ट लाइन के साथ मिलकर एग्जिट पोल भी किया है। और डीबी लाइव इलेक्ट लाइन के सर्वे में बीजेपी को करारा झटका लगता दिखाई दे रहा है। बात जम्मू कश्मीर विधानसभा की जाए तो जम्मू में सीमांकन के नाम पर 6 सीट बढ़ाने का बीजेपी का दावा उसके काम आते नजर नहीं आ रहा। पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। सर्वे में जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 41 से 53 सीटें जीत सकता है। जबकि 2014 के चुनाव में राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी पीडीपी के हिस्से 6 से 12 सीटें आ सकती हैं। इस बार जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत भी दिखाई दे रही है। 10 में से 14 सीटों पर अन्य का कब्जा होता दिख रहा है, यानी जम्मू कश्मीर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रहा है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी साफ कर चुकी हैं कि वो इंडिया गठबंधन में रहेंगी। तो दूसरी तरफ बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में सत्ता बदलती दिखाई दे रही है। 10 साल तक सत्ता में रही बीजेपी को करारी हार के संकेत डीबी लाइव के एग्जिट पोल में मिले हैं। हरियाणा की 90 सीटों में से कांग्रेस को 54 से 64 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 42% वोट मिल रहा है, तो बीजेपी को 35% वोट के साथ 15 से 25 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि जेजेपी को 0 से 2 और अन्य को 6 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नतीजे से बीजेपी टेंशन में है, क्योंकि जनता का रुझान उसकी चिंता बढ़ा रहा है। आज हरियाणा में वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद से ही बीजेपी नेताओं के चेहरे का रंग उड़ा उड़ा दिख रहा है। तो कहां कितना हुआ मतदान, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बाद अब हरियाणा की सभी सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक साथ वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक 64% मतदान हुआ है। कई स्थानों पर इसके बाद भी लंबी कतारें लगी हुई थी। ऐसे में इस बात की संभावना है कि वोटिंग प्रतिशत 66 तक पहुंच सकता है। कई स्थानों पर हिंसा की भी खबरें आई। पानीपत में इसराना विधानसभा के गांव नोहरा में बूथ पर वोटिंग को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। पंचकुला में भी बीजेपी और कांग्रेस के वर्करों में झड़प की खबर है, लेकिन पुलिस ने जल्दी ही स्थिति पर नियंत्रण हासिल कर लिया। हिसार में पूर्व वित्त मंत्री एवं नारनौल से भाजपा कैंडिडेट कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बोगस वोटिंग करने का आरोप लगाया। महेंद्रगढ़ जिला में नांगल चौधरी के धोखेरा गांव में मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी वर्करों में झड़प हो गई। जींद के जुलाना में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिली। कुछ स्थानों पर ईवीएम में खराबी की भी खबर आई, जिस कारण से 1 से 1.5 घंटे तक मतदान प्रभावित रहा। बाद में ईवीएम बदली गई। आज हुई वोटिंग में सबसे ज्यादा मतदान मेवात में 72% हुआ है। इसके अलावा यमुनानगर में और पलवल में 71% वोटिंग की खबर है। फतेहाबाद में 70, जींद और महेंद्रगढ़ में 69% वोटिंग हुई, जबकि सबसे कम वोटिंग गुरुग्राम में 52% रही। फरीदाबाद में 54% वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद कांग्रेस की तरफ से 75 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया गया है।
हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया है, जिससे बीजेपी टेंशन में है। तो बीजेपी की टेंशन राहुल गांधी ने भी बढ़ा दी है। कांग्रेस महाराष्ट्र मिशन पर जुट गई है। राहुल महाराष्ट्र दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की कोल्हापुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, जो कुछ दिन में टूटकर गिर गई। ये संदेश था कि अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाएंगे तो उनकी विचारधारा की रक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने हाथ तो जोड़ते हैं, लेकिन 24 घंटा उनकी सोच के खिलाफ काम करते हैं। राहुल ने कहा कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई नई नहीं है। जिस विचारधारा से शिवाजी महाराज लड़े, उसी विचारधारा से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। वहीं राहुल ने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारी शक्ति है, ये हमारे अवसर और अधिकारों का संरक्षक है। हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। राहुल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पहले चुनावों में 400 पार की बात करते थे, लेकिन चुनावों में जनता ने बता दिया कि संविधान को सिर माथे पर लगाना होगा। ये हिंदुस्तान की जनता की शक्ति है। राहुल ने अग्निवीर के मुद्दे पर कहा कि अग्निवीर योजना हिंदुस्तान के 90% लोगों के हाथ से पेंशन छीनने का जरिया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने जनता से 50% आरक्षण की सीमा को हटाने, देश में जातिगत जनगणना कराने का वादा किया। राहुल गांधी कोल्हापुर के उच्चगांव में टेम्पो ड्राइवर अजीत तुकाराम संधे के घर पहुंचे और उनसे और उनके परिवार से चर्चा की। राहुल ने संविधान के, शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो खरगे ने जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है। विपक्ष पहले से ही बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेता के पद का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाता आया है, और अब ऐसा ही एक वाक्य सामने आया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने अपमान का आरोप लगाया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बड़ा दावा किया है। खरगे ने जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर शिकायत की है कि संसद स्थित उनके दफ्तर में CPWD, CISF और टाटा प्रोजेक्ट के लोग बिना सूचना दिए दाखिल हुए थे। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे विपक्ष के नेता हैं, इस नाते उन्हें अलग चैम्बर मिला हुआ है। खरगे ने दावा किया कि 28 सितंबर को बिना बताए अचानक CISF, CPWD और टाटा प्रोजेक्ट्स के लोग चैम्बर में घुस आए। चैम्बर में घुसने के लिए ना तो परमिशन ली, ना घुसने की इन्फॉर्मेशन खरगे को या ना उनके ऑफिस को दी गई। ये भी पता नहीं चला कि ये लोग खरगे के चैम्बर में घुसे क्यों। खरगे ने इसे नेता विपक्ष के विशेषाधिकार का हनन, अपमानजनक और अस्वीकार्य बताते हुए पूछा कि किसके निर्देश पर ये लोग उनके दफ्तर में घुसे थे। उन्होंने पत्र में कहा कि ये एक असाधारण घटना है और एक सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियमों और मेरे विशेषाधिकारों का घोर उल्लंघन है। कांग्रेस नेता ने पत्र में आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि विपक्ष के नेता की गरिमा को कमजोर करने वाली ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो। मेरे ऑफिस में किसी को जाने से पहले मेरी अनुमति लेनी चाहिए थी। बता दें कि इससे पहले विपक्ष ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद का अपमान करने का आरोप लगाया था, जब लाल किले पर ध्वजारोहण के दौरान राहुल गांधी को पीछे की सीट पर बैठाया गया। इस पर काफी सियासत गरमाई थी। विपक्ष के नेताओं के सम्मान को लेकर मोदी सरकार सवालों से घिर गई है। तो सरकार पर सवाल सेबी चीफ बुच के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी उठ रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अडानी के साथ ही सेबी चीफ माधवीपुरी बुच गंभीर आरोपों से घिर गई है। विपक्ष सेबी चीफ अडानी पर हमलावर है और अब मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के तहत सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर लगे आरोपों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार इस मामले में एक के बाद एक नए खुलासे कर रही है। पार्टी ने सेबी चीफ समेत पीएम मोदी पर भी सवाल खड़े किए। इस बीच संसदीय पैनल की बैठक बुलाई गई। संसद की लोक लेखा समिति PAC ने देश में शीर्ष नियामक प्राधिकरणों के कामकाज की समीक्षा करने का फैसला किया है और इसके लिए भारतीय बाजार नियामक सेबी और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई दोनों के ही प्रमुखों को गवाही के लिए तलब किया है, जिसके तहत 24 अक्टूबर को माधवीपुरी बुच और अनिल कुमार लाहोटी को PAC के सामने पेश होना पड़ेगा। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब बुच के अडानी के साथ संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कार्रवाई की मांग हो रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सेबी चीफ पर इन आरोपों को लेकर सवाल किए जा सकते हैं, क्योंकि संसदीय कार्य प्रणाली में परंपरा है कि संस्थाओं के प्रमुखों को जब भी बुलाया जाता है तो उन्हें संसदीय समिति की बैठक में उपस्थित होना पड़ता है और ऐसी स्थिति में सेबी चीफ के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बता दें कि हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि अडानी की ऑफशोर शेल कंपनियों में सेबी चीफ की हिस्सेदारी है।
जिसके बाद कांग्रेस ने बुच के बैंक स्टेटमेंट से लेकर सेबी में उनके परमानेंट सदस्य बनने के बाद अन्य कई घटनाओं का हवाला देते हुए हिंडनबर्ग के आरोपों पर जोर दिया, विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि सेबी चीफ के इस्तीफे की भी मांग की। और जब मोदी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो सवाल सरकार पर भी उठे। लेकिन अब पीएसी ने सेबी चीफ को तलब कर लिया है, जिसके बाद कार्रवाई की भी उम्मीद जताई जा रही है। पीएसी की बैठक में सेबी चीफ को लेकर अहम फैसला किया जा सकता है। तो जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भी बड़ा फैसला हुआ। जेडीयू की बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ, जिसके बाद पार्टी ने अहम फैसले लिए हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। जेडीयू ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और तमाम पदाधिकारी सहित तमाम नेता मौजूद रहे। लेकिन चर्चा का विषय रहा केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह की गैर मौजूदगी का। बीते कुछ समय से ललन सिंह बीजेपी के हर फैसले का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और अब जेडीयू की इस अहम बैठक से भी उन्होंने किनारा कर लिया, जिसे देखते हुए बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बाद अब ललन सिंह को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन नेताओं की बीजेपी से करीबी बढ़ रही है। वैसे भी बीजेपी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो अपने सहयोगी दलों को कमजोर करती है और धीरे धीरे पूरी पार्टी को ही खत्म कर देती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा ही खेल नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ ना हो जाए। बहरहाल इस बैठक में भूमिहार समुदाय के लोगों को लेकर अशोक चौधरी के बयान पर भी चर्चा हुई। इस पर पार्टी विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि भूमिहार के खिलाफ जिस तरीके से गलत बयानबाजी की जा रही है, ये गलत है। उन्होंने बताया कि जेडीयू के सभी नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, वो ये डिजर्व करते हैं। इसी के साथ बैठक में फैसला लिया गया कि 2025 का चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दावा किया गया कि इस बार भी नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि इस पर एनडीए की यानी बीजेपी की भी सहमति है। और बुलेटिन के आखिर में बात सोनम वांगचुक के मोदी सरकार को अल्टीमेटम की। जनता लंबे वक्त से लद्दाख के लिए स्टेटहुड की मांग कर रही है, लेकिन सरकार उनकी मांग सुनने को तैयार नहीं दिख रही। ऐसे में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। इसे लेकर उन्होंने बड़ी घोषणा की है। तो क्या कुछ कहा वांगचुक ने, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लगातार सुर्खियों में है और अब उन्होंने मोदी सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। वांगचुक ने सरकार की तरफ से उनकी मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद ये फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली चलो पदयात्रा पर निकले सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ और आखिरकार वांगचुक को रिहा करना पड़ा। लेकिन वांगचुक ने अपना प्रदर्शन नहीं छोड़ा। उनकी मांग है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की मांग की। वांगचुक ने बताया कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक उन्हें बैठक के बारे में सूचित किया जाएगा। इस शर्त पर उन्होंने अपना प्रदर्शन बंद कर दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया, जिसे लेकर वांगचुक ने दोबारा अनशन शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों से जंतर मंतर पर जमीन मुहैया कराने की भी मांग की और उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों से भी अनुरोध किया है कि उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए जगह मुहैया कराएं। आखिर में देखेंगे जाने माने ये ऐलान मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कई राज्यों में चुनावी माहौल है और सोनम वांगचुक, जो अब तक लद्दाख में ही प्रदर्शन करते रहे हैं, अब वो दिल्ली की जमीन से सरकार को ललकारने की तैयारी में है, जिसका देशव्यापी असर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में मोदी सरकार क्या फैसला लेती है? आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।